ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद सम 8 and 12 मार्कर्स ऑफ पीपीसी एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स। सिर्फ हमारे माइक्रो में यही एक सेगमेंट रह गया जिसके हमने टॉपिकल पास्ट पेपर्स नहीं देखे फॉर द क्रैश बैच। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विद द एड ऑफ अ डायग्राम कंपेयर द इफेक्ट्स ऑफ डिप्लीशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, कह रहा है कंपेयर करो द इफेक्ट्स ऑफ डिप्लीशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। And consider whether it is likely that the PPC of an economy will shift inwards when both happen simultaneously। देखो, एक बात तो क्लियर है और एक बात बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए कि जब भी एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का शिफ्ट होता है तो उसकी रीजन होती है अ चेंज इन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, राइट। तो डिप्लीशन से आपकी क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज कम हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से आपकी क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ रही है। तो एक आपका पीपीसी राइट पे शिफ्ट करेगा, एक आपका पीपीसी लेफ्ट पे शिफ्ट करेगा। कह रहे हैं जब दोनों चीजें एक साथ होंगी, जब दोनों चीजें एक साथ होंगी तो क्या पीपीसी अंदर ही शिफ्ट होगा। स्टेटमेंट समझो सवाल की क्या है। कह रहे हैं जब दोनों साइमल्टेनियसली होंगे तो क्या पीपीसी अंदर ही आएगा। नाउ इट डिपेंड्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ द शिफ्ट किसका ज्यादा है। तो अगर आपको याद हो, जब हमने पीपीसी का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने डुअल चेंजेस पढ़े थे और डुअल चेंजेस में हमने ये चीज, यही एग्जैक्ट केस पढ़ा था, यही पास पेपर का केस पढ़ा था कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपके पीपीसी को राइट पे शिफ्ट करेगा और डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स आपकी इकोनॉमी के पीपीसी को लेफ्ट पे शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो नाउ यू नीड टू एक्सप्लेन टू केसेस ओवर हियर। केस नंबर 1 ये हो सकता है कि भाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज ग्रेटर देन द डिप्लीशन। मतलब मिसाल के तौर पे अगर पीपीसी ए बी है और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आई है तो ए बी से सी डी चले जाएगा। अब अगर डिप्लीशन हो भी जाएगा ना, अब अगर डिप्लीशन हो भी जाएगा तो पीपीसी अगर अंदर आ भी रहा है ना तो वो इतना अंदर नहीं आ सकता कि वो आउटवे कर जाए। नेट अफेक्ट पीपीसी का राइटवर्ड शिफ्ट ही होगा। जो नेट अफेक्ट है वो पीपीसी का राइटवर्ड शिफ्ट ही होगा। सही है, जो नेट अफेक्ट है वो पीपीसी का राइटवर्ड शिफ्ट ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज ग्रेटर देन द डिप्लीशन फर्स्ट द पीपीसी विल शिफ्ट फ्रॉम ए बी टू सी डी। तो ए बी टू सी डी, जब डिप्लीशन होगा तो सी डी से वापसी ई एफ पे आएगा। पर नेट इफेक्ट अगर आप देखो तो वो ए बी से ई एफ का है। तो ओवरऑल पीपीसी विल शिफ्ट टू द राइट इफ द टेक्नोलॉजी इज ग्रेटर देन द डिप्लीशन। एंड सेम गोज फॉर वाइस वर्सा केस जिसमें डिप्लीशन इज ग्रेटर देन द टेक्नोलॉजी। केस नंबर 2 में क्या कह रहा है कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस, जो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा है और टेक्नोलॉजी का जो चेंज है वो बहुत कम है। तो आप देखो जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट है वो राइटवर्ड शिफ्ट से ज्यादा है। So if the leftward shift is greater than the rightward shift, then the net effect will be a leftward shift। मतलब अगर मेरा पीपीसी ए बी टू सी डी जाता है डिप्लीशन की वजह से और फिर सी डी से ई एफ आता है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो नेट इम्पैक्ट अगर आप इसका देखो तो इनवर्स ही है। तो आपने बेसिकली क्या करना है कि असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 में उसको ना पीपीसी डिफाइन करना है, डिप्लीशन से क्या होता है वो बताना है, टेक्नोलॉजी से क्या होता है वो बताना है, और ओवरऑल बताना है कि पीपीसी शिफ्ट कब होता है जब क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज में चेंज आता है। फिर आपको 2 डायग्राम्स बनानी है जिसमें आप एक में टेक्नोलॉजी ज्यादा दिखाओगे, दूसरे में डिप्लीशन ज्यादा दिखाओगे, और एंड में आप बोल दोगे कि ओवरऑल इनवर्ड होगा या नहीं होगा। तो ये तो कहना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये डिपेंड करता है ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द शिफ्ट कि कौन ज्यादा पावरफुल था। ठीक है, तो आंसर इसका बहुत सिंपल है। पीपीसी डिफाइन करने के बाद जो है आपने 2 डायग्राम्स बनाई हैं और उन 2 डायग्राम्स के थ्रू 2 पैराग्राफ्स बनाए और 2 पैराग्राफ्स के बाद आपने फिर अपने आंसर को कंक्लूड कर दिया। सही, ठीक है। तो ये आपका बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड 8 मार्क का क्वेश्चन है। पीपीसी के क्वेश्चन नॉर्मली बड़े आसान होते हैं तो ज्यादा कोई टेंशन नहीं है इसकी। ठीक है, पीपीसी के क्वेश्चंस के नॉर्मली जो पार्ट बी होते हैं ना वो बड़े बेकार होते हैं, तो इस वजह से बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो इसके साथ वाला जो नॉर्मली इलास्टिसिटी होता है या मार्केट फेलियर होता है तो बच्चे फिर वो अटेम्प्ट करते हैं पेपर में, सेक्शन में। और अक्कल भी यही कहती है। सही है, तो अवॉइड अ पीपीसी क्वेश्चन इफ द पार्ट बी इज वेरी हार्ड। 12 मार्क का पार्ट अगर 8 मार्क का देखिए अंदाज तुम शुरू नहीं कर देना, बाद में आपको रियलाइज होगा कि मैंने क्या कर दिया ये। ठीक है, पीपीसी के सवाल हमेशा आसान होंगे, आपको गुमराह करेंगे, फिर गुमराह करके जब आप पार्ट बी पे आओगे ना आपको फिर पता चलेगा क्या हुआ है आपके साथ। अच्छा, उसके बाद जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है
Explain with the aid of a production possibility curve diagram why scarcity makes choice inevitable for firms and consider whether each choice has an opportunity cost. तो scarcity क्या होती है? Unlimited wants, limited resources, which leads to scarcity, which is the basic economic problem. Choice के concept से opportunity cost को link कर रहा है. तो opportunity cost helps you to allocate resources efficiently. जब भी पेपर में आपसे वो जनरली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह रहा है, सो यू नीड टू मेक अ डायग्राम टू शो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सवाल यहाँ पर अगला ये आता है कि सर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखानी है कि कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखानी है. सो इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, गो फॉर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. गो फॉर अ पीपीसी विच इज कॉनकेव टू द ओरिजिन. बोर्ड आउटवर्ड्स पीपीसी बनाओ. लेबलिंग जो करनी है कर लो. वाई एक्सिस पे गुड वाई लिखना है, गुड वाई लिख लो. कैपिटल गुड लिखना है, कैपिटल गुड लिख लो. मतलब आइदर गो फॉर गुड वाई गुड एक्स और कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड. तो ये आपकी मर्जी है कि आपको क्या लेबलिंग करनी है. आप डिसाइड करोगे व्हाट शुड बी द लेबलिंग. सवाल में तो कुछ बोला हुआ नहीं है उसने, तो टेंशन नहीं है. तो ग्राफ आपने पूरा समझा देना है. फिर उसके बाद कह रहा है कि क्या हर चॉइस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है. बोलो वैसे तो हर जिंदगी में हर चॉइस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, पर कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती. और वो कौन से गुड्स हैं अगर आपको याद हो तो? फ्री गुड्स. क्योंकि फ्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि एयर और सनलाइट है, जिसमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल ही नहीं होता. अगर एक गुड में रिसोर्स का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अगर एक गुड में रिसोर्स का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा तो इट इज वेरी सिंपल कि देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. राइट. इसका अगर आप आंसर देखो तो आपने क्या करना है, आपने पीपीसी डिफाइन करना है, आपने बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझाना है क्योंकि स्कार्सिटी बोल दिया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताना है. डायग्राम बड़ी सिंपल आपने बनानी है, उस डायग्राम को आपने एक्सप्लेन करना है. और फिर आपने एंड में बोलना है कि भाई हर गुड की चॉइस तो होती है, पर फ्री गुड ऐसे गुड हैं जिसमें चॉइस नहीं होती. ठीक है. तो वेरी सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चन. बहुत शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स होते हैं पीपीसी के, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है with the aid of a diagram explain how a production possibility curve can be used to show the concept of opportunity cost and consider whether it can only be used to explain the concept of increasing opportunity cost. अब ये only का वर्ड जो है ना, ये बड़ा खतरनाक वर्ड है जिसकी वजह से आपको constant opportunity cost भी बतानी पड़ेगी. ये आइडेंटिफाई करना एक आर्ट है. आपको किधर वो घुमा रहा है और किधर वो आपको हिंट दे रहा है, या आपको आइडेंटिफाई करना है. अब यहाँ पर मैं पीपीसी को डिफाइन तो कर दूंगा. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो बेसिक इकोनॉमिक देखो, सवाल में अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछ रहा है ना तो डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिफाइन नहीं कर देना. मेरा मशवरा हमेशा यही होता है कि एक्सप्लेन द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एक्सप्लेन द चॉइस, देन मूव ऑन टू दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट. तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक होती है करने की. इससे आपके आंसर का स्टैंडर्ड बहुत इंप्रूव होता है. कह रहे हैं कि क्या पीपीसी सिर्फ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शो करता है. तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यस करूंगा, फिर कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो बताना पड़ेगा. यहाँ पर मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की गेम आ जाएगी. इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है, तो जब मैं वाई का लेबर एक्स में डालता हूँ तो वो इतना एफिशिएंट नहीं होता. फॉर एवरी एक्स मोर वाई इज फॉरगॉन. मैंने बताया था ना कि 1x 1y, 1x 2y, 1x 3y, 1x 4y. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो आपका बताता है कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. इंक्रीजिंग का मतलब है दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये चलता ही जाएगा. जैसे जैसे तुम एक्स बढ़ाते जाओगे ज्यादा 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 वाई फॉरगो होते रहेंगे. ठीक है. और कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज रिमेन द सेम. अगर 1x2y रेशियो है तो हमेशा यही रहेगा. फॉर एवरी एक्स 2y, फॉर एवरी एक्स 2y, फॉर एवरी एक्स 2y, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वोंट इंक्रीज, इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम. सही है. तो एंड में आप बोलो नहीं भाई सिर्फ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होता, कांस्टेंट भी होता है. तो वेरी सिंपल इवैल्यूएशन. अगेन आंसर भी बहुत सिंपल है. दो पैराग्राफ समझा के आपने जो है वो आंसर को कंक्लूड कर दिया. अगेन अ वेरी स्मॉल आंसर. AO2 में आप इसमें ये दो ग्राफ्स एक्सप्लेन करोगे. दिस इज AO2. द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टू ग्राफ्स इज AO2, जिसमें आप इंक्रीजिंग और कांस्टेंट का फर्क बताओगे. भाई और ये जो ओनली वाली बात है ना, ये AO3 है. तो आप डिसएग्री करोगे, बोलोगे नहीं भाई सिर्फ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती, कांस्टेंट भी होती है. तो दोनों आपने बतानी है. ठीक है. अच्छा क्वेश्चन नंबर 4. With the help of a diagram, explain what is meant by a production possibility curve. कह रहा है explain करो what is meant by a production possibility curve and consider
whether the impact of an increased number of natural resources will differ from increased use of existing resources. ओ लेवल के कॉन्सेप्ट्स टेस्ट कर रहा है आपको। जब नंबर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो क्लियर हिंट दे रहा है कि क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स बढ़ रही है, पीपीसी विल शिफ्ट टू द राइट। पर जब एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का यूज बढ़ रहा है तो इट इज हिंटिंग टुवर्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट, कि आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है और आप अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का यूज अब बेटर कर रहे हो, तो यू आर मूविंग फ्रॉम इनसाइड द पीपीसी टू टुवर्ड्स द पीपीसी। मतलब पीपीसी का शिफ्ट वाला सीन तो बहुत सिंपल है, पर ये आइडेंटिफाई करना कि इससे एक्चुअल में चेंज आ रहा है, ये मेन यहाँ पर सवाल है। बच्चे अक्सर ये समझते हैं कि जब एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का यूज बढ़ेगा तो पीपीसी विल शिफ्ट टू द राइट। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से पीपीसी अपनी जगह पे रहता है। बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि करंटली आप अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज कर रहे हो, यू आर एट ई। ई रिप्रेजेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आपको याद हो। और अगर मैं ई से ई वन की तरफ जाता हूं तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का यूज अब बढ़ रहा है, तो ई से ई वन पे आ जाओगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सिनेरियोज जो सवाल में उसने मुझे बोले हैं, एंड ऑब्वियसली इट विल डिफर। मतलब ये पुराने सवाल हैं जिनको मैंने नए फॉर्मेट में चेंज किया है, तो इट विल डिफर। इट विल डिफर, नए पैटर्न में इतने पीपीसी के क्वेश्चंस नहीं है। एक सवाल है स्पेसिमेन 23 का जो इसी फाइल में हम देखेंगे और अभी आगे जाके। ये जो है वो आपका सिंपल आंसर होगा जिसमें आपको दो डायग्राम्स के थ्रू AO2 बनाना है, ठीक है। क्या मतलब ग्राफ को टच नहीं करेंगे, समझा नहीं। ठीक है, इसका आंसर अगर आप देखो, सही है। तो एक देखो, दो सिनेरियोज है ना। एक सिनेरियोज है द इम्पैक्ट ऑफ एन इंक्रीज नंबर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जब नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ रही हैं तो पीपीसी विल शिफ्ट टू द राइट, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स बढ़ रही है। मैंने बोला था ना, जब भी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्स में आता है पीपीसी शिफ्ट होता है। तो नंबर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ने का मतलब है पीपीसी इज शिफ्टिंग टू द राइट। तो पहला केस। दूसरा कह रहा है कि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का यूज बढ़ रहा है। जब एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का यूज बढ़ता है तो ये बेसिकली हिंट दे रहा है कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है। और जब एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का यूज बढ़ता है तो जाहिर सी बात है आपका आउटपुट बढ़ेगा ना। तो देखो आउटपुट बढ़ रहा है, तो ई से ई वन जा रहे हो, जब आपका एक्चुअल बढ़ना शुरू होता है ये शो कर रहा है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। सही है। नहीं, हमें बेसिकली शो कर रहे हैं कि भाई ई से ई वन आ गए। सही है। बस खाली इसको बढ़ाते हुए दिखा देंगे। इसको बढ़ाते हुए, अब जरूरी थोड़ी है कि तुम ई को ई वन पे ले जाओ, ये भी कर सकते हो पर मेरे ख्याल में करना नहीं चाहिए। खाली बस ई से ई वन दिखा दो, बेसिक अंदर ही जो हो रहा है, तो आके आपको डिफ्रेंशिएट कर सको ना दोनों सिनेरियो में। फिर वही बात है, इन दो ग्राफ्स को आप एक्सप्लेन करोगे और फिर इन दो ग्राफ्स को एक्सप्लेन करके इवेल्युएट कर दोगे कि हाँ भाई डिफर करेगा। तो AO2 मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में यहाँ पर इन सवालों में यही आ रहा है कि दोनों डायग्राम्स को एक्सप्लेन करने की AO2 है। अलग अलग तरीकों से तुम उसको समझा रहे हो भाई। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, इतना कोई मुश्किल नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 5। पर क्वेश्चन नंबर 5 के साथ लिखा हुआ है सेम एज क्वेश्चन 3। तो एक बार वापसी क्वेश्चन 3 देखते हैं पहले। ये क्वेश्चन 3 था, एक बार चेक करो जरा। दिस वाज क्वेश्चन 3, एक बार रीड करो। फिर क्वेश्चन 5 पे आ रहा हूँ। अब आप वर्डिंग का डिफरेंस देखना पर आंसर सेम होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको कहीं ना कहीं वो कांस्टेंट की हिंट देगा। नहीं नहीं लाएगा बेटे, EF को शो नहीं करना पड़ता। जो पूछ रहा है सवाल में वही शो करो, कॉम्प्लिकेट नहीं करना अपने लिए। सही है, तो 3 अगर आपने देख लिया ना तो देखो वापसी 5 दिखा रहा हूँ। 5 में देखो क्या हो रहा है। Explain what is meant by opportunity cost and consider whether it is likely that the opportunity cost of a decision will always be constant। अब इस पूरे सवाल में पीपीसी दो भाई, बोला भाई नहीं है। अब आप यहाँ पर पीपीसी के बगैर अगर ये सवाल कर दोगे ना तो 8 में से 2 मार्क भी नहीं आएंगे आपके। ये सारे 8 मार्क के सवाल हैं, एक्सप्लेन है। पीपीसी तो कहीं भी नहीं बोला हुआ इस सवाल में, बुक का क्वेश्चन है ये। बुक का सवाल है। विदाउट पीपीसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखा ही नहीं सकते। विदाउट पीपीसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे दिखाओगे। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन 3 वाली एमएस बनेगी यहाँ पे। एग्जैक्ट क्वेश्चन 3 वाली जो है वो एमएस बनेगी यहाँ पे। फिर ये चीज एक्सप्लेनेशन का नंबर देगा ना बेटा, क्यों नहीं देगा। आपका AO2 वही ग्राफ की एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर है।
मतलब आपको यहाँ पर एनालिसिस के मार्क्स ही ये मिलेंगे कि आप डायग्राम एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि ग्राफिकल एनालिसिस के बगैर तो ये समझा ही नहीं सकते। वही बात है, एएस में आपको डायग्राम बनाने का बोलेगा नहीं कहीं भी। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर वो बोल देता है, वहां तो फिर हिफ्स हो जाता है बनाना। पर अगर अगर जो वो है, अगर कोई ऐसा सवाल है जिसमें वो डायग्राम का नहीं कह रहा है, पर आप देखो इस ग्राफ में, इस क्वेश्चन में डायग्राम का नहीं बोला है, पर ये विदाउट डायग्राम नहीं हो सकता क्वेश्चन, पॉसिबल ही नहीं है। यही सेम एक आंसर वाला सवाल है, यही सेम आंसर वाला एक क्वेश्चन है, पर वो स्पेसिमेन 23 का, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी हम उस पर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पहले देख लेते हैं। देखो सेम आंसर होगा पूरा, मैं अगर दिखा भी दूं ना क्वेश्चन नंबर 5 तो बिल्कुल सेम आंसर है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा। 6 में थोड़ा यूनिक है, इसने खुद केस बताया हुआ है, जरा चेक करो क्या कह रहा है। एक्सप्लेन यूजिंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक्सप्लेन यूजिंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। Explain using a production possibility curve what is meant by increasing opportunity cost. What is meant by increasing opportunity cost? बेटा आई लुसीले तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। देखो पास्ट पेपर क्वेश्चंस कराने का ये मकसद नहीं है कि मैं पूरा टॉपिक रिवाइज करा सकूं, बेटा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इस पॉइंट पे आपके टॉपिक तो पक्के होने चाहिए भाई। अभी भी टाइम है भाई, पढ़ लो मेहरबानी। क्रैश क्रैश वाली वीडियोस देखो, एक एक क्लास में पूरे टॉपिक कराए हैं भाई, कॉन्सेप्ट तो पक्का करो पहले। Explain using a production possibility curve what is meant by increasing opportunity cost, and consider whether this can be used to illustrate the choice of a government to produce more military goods. सही है। अब वापस पढ़ो सवाल। Explain using a production possibility curve what is meant by increasing opportunity cost, and consider whether this can be used to illustrate the choice of a government to produce more military goods. तो देखो इंट्रोडक्शन तो सेम है, जिधर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करती है वहां पर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम से लेके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पूरा समझाना है आपको। फिर आपको समझाना है कि गवर्नमेंट कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट फेस करती है, पीपीसी डिफाइन आपने करा हुआ होगा। फिर आप एक डायग्राम बनाओगे जिसमें लेबलिंग आपको इसके अकॉर्डिंगली करनी है। अब मिलिट्री गुड्स ज्यादा बन रहे हैं ना, तो आप एक्स एक्सिस पे मिलिट्री गुड्स लिखो, मिलिट्री गुड्स को ज्यादा बनाओ। तो वाई एक्सिस पे आप कुछ भी लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे मेरिट गुड्स लिख दिए, सही है, मेरिट गुड्स लिख दिए, तो मेरिट गुड्स कम हो रहे हैं, मिलिट्री गुड्स बढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट दे दिया। वापस मैं कह रहा हूँ, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट एवरीथिंग, पर यहाँ पर तो वो खैर साइलेंट भी नहीं है, इंक्रीजिंग उसने लिख दिया है। तो आगे ये पूछ रहा है कंसिडर वेदर दिस कैन बी यूज्ड टू इलस्ट्रेट द चॉइस ऑफ अ गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस मोर मिलिट्री गुड्स। तो मैंने बोला हाँ भाई ये चॉइस का कॉन्सेप्ट दिखा रहा है, पर यू नीड टू कीप इन माइंड कि कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। तो इवैल्यूएटिव कमेंट्स अगर यहाँ पर देखा जाए तो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बेसिकली समराइजेशन पॉइंट्स हैं इवैल्यूएशन यहाँ पर अगर हम देखें। एंड अगेन वही बात है, ये हमारे न्यू सिलेबस के क्वेश्चंस नहीं है, ये मेरे अपने बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, क्योंकि पीपीसी के क्वेश्चंस हमारे पास नहीं है। आएंगे तो ऐसे सिमिलर ही आएंगे और आपको पता चल जाएगा कि सिमिलर क्यों है, क्योंकि मैं आपको एक स्पेसिमेन 23 का क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा, वो ऐसे इन्हीं से सिमिलर है। ठीक है, तो क्वेश्चन वो भी हमारी तरह ही बनाता है, जिस तरह मैं बना रहा हूँ तो वो भी ऐसे ही बना रहा होगा, जाहिर सी बात है, कोई ऊपर से तो नहीं ला रहा सवाल हो। तो सिमिलर ही क्वेश्चन बनाया है उसने जो रिसेंट पेपर में बनाया है अभी। ठीक है, इसका आंसर अगर हम देखें तो मेरिट गुड्स, मिलिट्री गुड्स, ग्राफ को पूरा समझाओ और फिर अपने आंसर को कंक्लूड कर दो। ठीक है, अब देखते हैं स्पेसिमेन 23 का क्वेश्चन, जो लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ से आपकी ना नॉलेज अब थोड़ी पक्की होगी, जरा ये गौर से सवाल सुनना। ये केस मैंने ना अपने लेक्चर में पढ़ाते हुए भी आपको कराया था। An economy contains just two sectors, an agriculture sector and an industrial sector. तो एक इकोनॉमी है जिसमें सिर्फ दो सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर विच इज प्राइमरी, सही है, नहीं साथ की जरूरत नहीं है बेटा। जस्ट टू सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर मानी प्राइमरी एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर मानी सेकेंडरी। With the help of a diagram, explain how a production possibility curve can be used to show the concept of opportunity cost, and consider whether opportunity cost is likely to remain constant if resources are reallocated from the agriculture sector to the industrial sector. तो कांस्टेंट हो भी सकती है, कांस्टेंट नहीं भी हो सकती, इसका मतलब इंक्रीजिंग और कांस्टेंट दोनों बताने पड़ेंगे। पीपीसी को डिफाइन करो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन करने के लिए बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम लेते हुए आओगे तो ज्यादा बेहतर है। पर इस स्पेसिमेन 23 की स्पेसिफिकेशन में ये चीज लिखी हुई थी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी सिर्फ डिफाइन करोगे तो चलेगा। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताते हुए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तक आओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
तो मैंने तो अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम में ये स्ट्रक्चर बना लिया था, पहले कराया था, बहुत न्यू स्पेसिफिकेशन आई थी। तो अब जो है मैं बच्चों को रेकमेंड करता हूँ कि वो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताएं। तो शायद मेरे आंसर में ना भी हो तो आप लोग जो है ना ये मेंशन जरूर करना। एक डायग्राम बनाओ कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, एक डायग्राम बनाओ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, वाई एक्सेस पे एग्रीकल्चर लिखो, क्योंकि आप इस चीज को समझोगे हो क्या रहा है। जिस गुड को बढ़ाना होता है ना उसको एक्स एक्सेस पे लिखते हैं। आप सवाल की स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, रिसोर्सेज रीएलोकेट हो रहे हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल, इसका मतलब इंडस्ट्रियल बढ़ रहा है। जो गुड बढ़ रहा होता है उसको एक्स एक्सेस पे लिखा करो, ये रूल है सिंपल। जो गुड बढ़ रहा होता है उसको एक्स एक्सेस पे लिखा करो, ठीक है। तो आप जब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल पे आओगे तो नॉर्मली तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही होगी, अगर आप लॉजिकली सोचो, क्योंकि यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ के लिए नहीं बने हैं। तो जब तुम यहाँ का रिसोर्स यहाँ डालोगे तो इमोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आनी ही आनी। कांस्टेंट तो एक हवाई दुनिया है जहां पर सेम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज आ रहे हैं, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है। तो आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल, बट अगेन AO2 में तो मुझे दोनों ही डिस्कस करने हैं। तो AO2 में तो मैं ये भी डिस्कस करूंगा, ये भी डिस्कस करूंगा। फिर इवैल्यूएशन में मैं उसको ये बात बताऊंगा कि भाई नॉर्मली अगर देखा जाए तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही होगी। Those resources least suited to the agriculture will be redeployed first. So there will be low opportunity cost. So opportunity cost will always rise as resources are increasingly reallocated from agriculture to industrial. तुम जैसे जैसे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल में रिसोर्सेज डालते जाओगे, देखो शुरू शुरू में तो तुम कोशिश करोगे कि यार मैं एग्रीकल्चर सेक्टर से वो वर्कर्स डालूं इंडस्ट्रियल में जो इंडस्ट्रियल में अच्छा काम कर लेंगे। पर जैसे जैसे मैं रिसोर्स डालते जाऊंगा तो वैसे वैसे बेकार वर्कर सब आते जाएंगे ना इंडस्ट्रियल में। मतलब अगर आप इस ग्राफ को देखो, इनिशियली जब मैं रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना शुरू करूंगा तो इतनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। पर जैसे जैसे मैं रिसोर्सेज रीएलोकेट करता जा रहा हूँ, आप देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। देखो इनिशियली इतनी थी, फिर इतनी थी, फिर इतनी थी, फिर इतनी थी, बढ़ते जा रही है। सही है। तो दिस इज व्हाट इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, कि इनिशियली 1x 1y, फिर 1x 2y, 1x 3y, 1x 4y, बढ़ते जाएगी। सही है। ये स्पेसिमेन 23 का बड़ा अच्छा सवाल था पीपीसी का। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करना उससे। यहाँ पर देखो इवैल्यूएटिव कमेंट भी थोड़ा अच्छा बना है, ठीक है। अगर इसका हम आंसर देखें तो दो डायग्राम्स आपने बनाई यहाँ पे। सही, दो डायग्राम्स आपने बनाई, दिस इज डायग्राम वन, दिस इज डायग्राम वन एंड दिस इज डायग्राम टू। और इन दो डायग्राम्स को फिर आपने एक्सप्लेन करा और फिर आपने अपनी वैल्यूएशन दी, ठीक है। ये हमारे पीपीसी के क्वेश्चंस थे। अब इकोनॉमिक सिस्टम्स के मैं दो तीन सवाल आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो अभी हमने रिसेंट 2024 के जो दो पेपर करे उसमें मेरे ख्याल में एक पेपर में आ भी गया, तो हमने करा भी था मेरे ख्याल में, मिक्स्ड इकोनॉमी का था या मार्केट इकोनॉमी का था, पता नहीं किसका था। ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं और मैं तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता ये क्वेश्चंस पेपर में, ठीक है। बस बैकअप ऑप्शन है हमारा, ये पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो हम ऐसा कुछ कर लेंगे। पर भाई ये क्वेश्चंस आप अवॉइड करना पेपर में प्लीज भाई, क्योंकि पीपीसी का जो पार्ट बी होता है ना वो बहुत टेढ़ा होता है, नॉर्मली मैंने यही देखा है। सही है। तो अब इकोनॉमिक सिस्टम के क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक सवाल है, ये मार्च 23 का क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सही है। असेस वेदर ऑल मार्केट इकोनॉमीज शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज। अब देखो ये तो बड़ा कचरा सवाल है, कह रहा है कि क्या हर मार्केट इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी बनना चाहिए। तो आप बोलो हाँ भाई बिल्कुल बनना चाहिए, फिर बोलो नहीं बनना चाहिए। अगर आप ये कहते हो कि ऑल मार्केट इकोनॉमीज शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज, so basically you will discuss the disadvantages of a market economy. But if you are rejecting this approach और आप कह रहे हो कि नहीं भाई मार्केट इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं बननी चाहिए, तो आप मार्केट इकोनॉमी के बेनिफिट्स बताओ। तो बेसिकली ये क्वेश्चन मिक्स्ड इकोनॉमी का नहीं है, ये क्वेश्चन मार्केट इकोनॉमी का है। आपको मार्केट इकोनॉमी के प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं। एक तरफ आप बोल रहे हो कि हाँ कर दो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि नहीं नहीं करो। तो बेसिकली यू नीड टू डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। जैसे एक मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में जो है वो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती, तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर का बेनिफिट मैक्सिमाइज होता है, कंपटीशन ज्यादा होता है, इनोवेशन होती है, चॉइसेस होती हैं, पॉसिबली प्राइसेस भी कम हो सकती हैं अगर कंपटीशन होगा, ठीक है। तो स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। फिर आप बोलो कंज्यूमर की पावर ज्यादा होती है मार्केट इकोनॉमी में, तो कंज्यूमर द सोवरिन, सोवरिन का वर्ड यूज करना, सोवरिन का मतलब होता है पावर।
फिर मार्केट फेलियर के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो मार्केट फेलियर है। मतलब मार्केट इकोनॉमी के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो कॉजेस ऑफ मार्केट फेलियर है। तो आप बोलो भाई पब्लिक गुड नहीं होगा, मेरिट गुड की अंडर एलोकेशन है, डीमेरिट की ओवर एलोकेशन है, चांसेस ऑफ अ मोनोपोली है, गरीब बंदा सफर करेगा, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है, सही है, कैपिटल इंटेंसिव है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो हासन बेटे मिक्स इकोनॉमी में आप क्या बताओगे? तो मिक्स इकोनॉमी के भी अगर देखा जाए तो प्रोज एंड कॉन्स मार्केट इकोनॉमी के ही होते हैं। मैं इवैल्यूएशन में मिक्स का जरूर जिक्र करूंगा, मैं उसको एंड में ये बात जरूर कहूंगा। साथ में बेटा बात तो एक ही है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी के क्या एडवांटेजेस है, मार्केट के एडवांटेजेस बताओगे आप? अगर आपने मिक्स्ड इकोनॉमी के प्रोज एंड कॉन्स बता दिए तो फिर इवैल्यूएशन में क्या करोगे? क्योंकि इवैल्यूएशन में तो मुझे डिसएग्री करना है, मुझे डिसएग्री और मुझे अग्री करना है, मुझे अग्री करना है, मुझे कहना है हाँ भाई ऑल मार्केट इकोनॉमीज शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज। क्यों मिक्स्ड इकोनॉमीज बनेंगी? क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमीज में गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, तो आपकी इवैल्यूएशन गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बेसिस पे हो रही है। आप बोलोगे हाँ ऑल मार्केट इकोनॉमीज शुड बी अ पार्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। ये जो प्राइवेट सेक्टर मार्केट फेलियर कर रहा है, ये जो प्राइवेट सेक्टर मार्केट फेलियर कर रहा है, मार्केट इकोनॉमी के जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमी में खत्म हो जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट आ जाती है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम भी गवर्नमेंट कम करेगी, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी गवर्नमेंट कम करेगी, पब्लिक गुड भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी, मेरिट गुड पे पॉलिसीज लगाएगी, डीमेरिट पे पॉलिसीज लगाएगी, प्राइस मैकेनिज्म अगर सही काम नहीं कर रहा होगा तो प्राइस कंट्रोल लगाएगी, अगर कोई मोनोपोली होगा तो उसको नेशनलाइज कर देगी, उसको रेगुलेट करेगी। तो हर सारे मसले आपके खत्म हो सकते हैं इफ यू मूव ऑन टुवर्ड्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ऑल्दो मार्केट इकोनॉमी हैव एडवांटेजेस पर उसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं। So you need to discuss about the government intervention in your evaluation. तो आंसर अगर आप देखो यहाँ पे, इतना कोई लंबा चौड़ा आंसर नहीं है, मैं खाली आपको इवैल्यूएशन दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखो क्या लिखा हुआ है, while free markets have significant advantages, government intervention is essential to ensure optimal resource allocation and prevent market distortions. Government regulations can help control monopolies and promote competition by reducing barriers to entry and exit, ensuring consumers have access to wider variety of high quality goods at fair prices. Moreover, to correct the under allocation of resources toward merit goods, the government must intervene with both immediate and long term solutions. In the short run, subsidies can increase consumption, but without addressing the information gap, the impact may be short lived. Therefore, a parallel approach combining subsidies. अब मैंने अपना आंसर मेरिट के अराउंड रिवॉल्व कर दिया, आप डीमेरिट के अराउंड रिवॉल्व कर दो, क्योंकि इंडियन इवैल्यूएशन में सारे मार्केट फेलियर तो सॉल्व करके आप नहीं दिखाओगे ना, इतनी लंबी तो आप नहीं कर सकते। तो आप कोई भी दो इश्यूज को सॉल्व करके दिखा दो इवैल्यूएशन में थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो यहाँ से आप उसको खुद ये इंपॉर्टेंस बता दोगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये चीज? मसला बीपीसी के सवाल टेढ़े नहीं होते, बीपीसी के सवाल आसान होते हैं, उसके पार्ट भी टेढ़े होते हैं। मुझे टॉपिक ही नहीं पसंद, खैर घटिया टॉपिक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? अब 9 और 10 रीडिंग है भाई, आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। ये बहुत ही कोई अजीब सा पेपर अगर आ जाए ना फिर आप ऐसा सवाल करोगे, वरना तो आपने अगर ये सवाल अटेम्प्ट करा है ना बेटा तो बहुत मसला हो जाएगा आपके साथ। Discuss whether the advantages of a transition from a planned economy to a market economy always outweighs the disadvantages. अब यहाँ पर आपको ट्रांजिशन टू अ मार्केट इकोनॉमी के प्रोज एंड कॉन्स बताने, तो बेसिकली आप मार्केट इकोनॉमी के प्रोज एंड कॉन्स बताओगे। अब देखो ये सवाल की वर्डिंग कितनी अजीब थी, हालांकि बताने यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी के प्रोज एंड कॉन्स ही हैं, पर वर्डिंग देखो कितनी अजीब है। कह रहे हैं कि क्या प्लान्ड इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी बनना चाहिए, अग्री करो तो एडवांटेजेस बताओ, डिसएग्री करो तो डिसएडवांटेजेस बताओ। तो मार्केट इकोनॉमी के प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, एंड में बोलोगे नहीं भाई मार्केट की तरफ नहीं जाना चाहिए, मिक्स की तरफ जाना चाहिए, खत्म। बोलो प्लान से अगर आप मार्केट की तरफ आ ही रहे हो तो इससे बेहतर है मिक्स की तरफ आ जाओ, गवर्नमेंट खत्म क्यों कर रहे हो? तो इट्स बेटर टू ट्रांजिशन फ्रॉम प्लान्ड टू मिक्स्ड रादर देन प्लान टू मार्केट। सही है, ट्रांसलेट करो बेटा, ट्रांसलेट करोगे तो समझ जाओगे। कह रहा है कि क्या प्लान्ड इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी जाना हमेशा फायदेमंद होगा? तो फायदेमंद अगर होगा तो मार्केट इकोनॉमी के फायदे बताओगे, नुकसान दे होगा तो मार्केट इकोनॉमी के नुकसान बताओगे, और फिर एंड में बोल दोगे कि नहीं भाई ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्लांट से मार्केट नहीं जाना चाहिए, प्लांट से मिक्स जाना चाहिए।
समझ रहे हो बात? इससे भी एक और अजीब सवाल अगर आपको दिखाऊं मैं, वो तो लाइव आपको सेक्शन बी में दो सवाल होंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये तो। डिस्कस व्हाट आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट इश्यूज। अब ये पुराने सवाल हैं ना सारे, देखो डिस्कस लिखा हुआ है, वैसे तो असेस अब लिखा हुआ आता है, अब असेस लिखा हुआ आता है। पुराना सवाल है बहुत। ट्रांजिशन ऑफिशियली सिलेबस में भी नहीं है, पर ये इम्प्लाइड सी बात है कि ट्रांजिशन बच्चे को पता होना चाहिए कि नुकसान और फायदे क्या हैं। ट्रांजिशन का मतलब है जैसे नॉर्थ कोरिया अभी एक प्लान्ड इकोनॉमी है, नॉर्थ कोरिया अभी एक प्लान्ड इकोनॉमी है, फ्यूचर में नॉर्थ कोरिया मिक्स इकोनॉमी बनेगी। तो जब वो मिक्स इकोनॉमी बनेगी तो उसको क्या मसले होंगे ये बताने। तो पहला मसला तो इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि जब मार्केट्स इन्वॉल्व होना शुरू होंगे हो जाएंगी तो महंगाई होगी। दूसरा मसला होगा अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मार्केट जो है वो मशीनों से काम कराएगी, मार्केट जो है वो मशीनों से काम कराएगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट की भी टेंशन है। तीसरा वेलफेयर सर्विसेज, जाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर मुफ्त में थोड़ी मजे देगा आपको, पैसे पैसे देने पड़ेंगे आपको, तो वेलफेयर सर्विसेज कम होंगी। तो इवैल्यूएशन में फिर आप उसको यही बताओगे कि देखो यार मसले तो हमेशा आएंगे, देखो नॉर्थ कोरिया अगर अभी प्लांट से मिक्स जाता है तो मसले तो आएंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ट्रांजिशन ना करे। इन दी एंड उसको ट्रांजिशन तो करना ही पड़ेगा ना, वरना वहां के लोग तो बेचारे ऐसे ही पागल हो जाएंगे। तो ट्रांजिशन मस्ट हैपन, बट इट डिपेंड्स हाउ द गवर्नमेंट कंट्रोल द इश्यूज। देखो इश्यूज विल ऑलवेज एग्जिस्ट, गवर्नमेंट किस तरीके से हैंडल कर रही है इस ट्रांजिशन को ये मैटर करता है। गवर्नमेंट किस तरीके से हैंडल कर रही है इस ट्रांजिशन को ये मैटर करता है यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे इकोनॉमिक सिस्टम्स के। गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, रीड करना इनको, पर वही बात है पेपर में अगर इससे बेहतर सवाल हो तो वही करने चाहिए।